खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा है क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेबी सर क्लासेज। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस प्रमेय को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ा था और उसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था। तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग उस वीडियो को देखिए, बहुत ही आप लोगों को उससे बेनिफिट होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे और इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट अनुप्रयोग है, वह है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक अनंत लंबाई का कोई सीधा चालक तार है जो एक समान रूप से आवेशित है, तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक अनंत लंबाई का हम लोग चालक तार ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का चालक तार है और अनंत लंबाई के चालक तार को दिखाने के लिए मैंने इधर भी इसको एक्सटेंड कर दिया ऊपर की ओर, इधर ऊपर की ओर एक्सटेंड कर दिया और इसको हमने नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया ऐसे। ठीक है, और यह चालक धनावेशित है, एक समान रूप से धनावेशित है और इस चालक के इस पार्ट का हम लोग अगर लंबाई L ले लेते हैं, अगर इसकी हम लोग लंबाई ले लेते हैं L है L, और इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व किसी L लंबाई के चालक तार पर अगर Q आवेश है तो उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L है। ठीक है, अब इस चालक से हमको स्मॉल r दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r डिस्टेंस है और स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग स्मॉल r त्रिज्या का दूरी लेकर के एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे? देखो, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि किसी बिंदु आवेश के कारण बनाया जाता है। तो अगर कोई चालक तार होगा, जैसे सपोज करो कि एक चालक तार है, तो चालक तार किस फॉर्म में है? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, एक सिलेंडर के फॉर्म में है, बेलन के फॉर्म में है। तो इसके कारण जो बनने वाला गॉसियन पृष्ठ होगा वह भी सिलेंड्रिकल होगा। तो अगर इसके लिए हम लोग गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो यहां से इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल पृष्ठ बनेगा, इधर भी r दूरी ले लेंगे हम लोग और इस तरीके से हमारा एक गॉसियन पृष्ठ फॉर्म होगा। इस तरीके से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनेगा। अब अगर इसी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर लें हम लोग, तो चालक तार के कारण किसी बिंदु r पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की बात करें हम लोग तो इसमें 3 पृष्ठ बन रहे हैं। देखो, एक सरफेस बन रहा है ये वाला ऊपर वाला, यह एक सरफेस ऊपर बन रहा है, दूसरा वक्राकार सरफेस बन रहा है इस तरीके से, और एक बेलनाकार वाला पार्ट, जो बेलनाकार वाला पार्ट है वो बन रहा है। तो अगर हम लोग इसके सरफेस एरिया को S1 ले लेते हैं, इसके सरफेस एरिया को S2 ले लेते हैं और इस वाले सिलिंड्रिकल जो बेलनाकार पार्ट है उसके सरफेस एरिया को हम लोग S3 ले लेते हैं, तो अगर तीनों से 1 बाई 1 करके वैद्युत फ्लक्स निकाल लें हम लोग और तीनों का अगर हम लोग समेशन कर दें तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे यह धनावेशित चालक तार है, तो हमको पहले देखना होगा कि इस जो S1 और S2 पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं उससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग इस सरफेस S1 पे कोई स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं हम लोग, तो इस सरफेस एरिया के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? E होगी। क्यों? क्योंकि चालक तार धनावेशित है
तो इससे वैद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा। और इस सरफेस का क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर हमेशा अपवर्ड होगा। ये हमारा है DA। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री। ठीक, वैसे ही अगर हम लोग इस निचले पार्ट की बात करें तो निचले पार्ट में भी अगर कोई हम लोग स्मॉल एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया अगर हम लोग ले लेंगे तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? ये हमारा होगा इधर की ओर। इसको हम लोग E1 ले लेते हैं, इसको E2। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? अगर इसका भी एरिया वेक्टर हम लोग DA ले लें तो क्या होगा? नीचे की ओर होगा DA। ठीक, इसके बीच में भी एंगल कितना बनेगा? इसके बीच में भी एंगल बनेगा 90 डिग्री। दो चीजें क्लियर हुई कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के अभिलंबवत होता है और इस केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेशित चालक तार है तो हमेशा बाहर की ओर होगी। तो बाहर की ओर इधर हो गया और क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया, यानी कि इसके बीच भी एंगल बन गया 90 डिग्री। दो पार्ट हो गया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अब बचा बीच का सिलेंड्रिकल पार्ट। इस तरीके से सिलेंड्रिकल पार्ट देखो, पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो अगर इस सिलेंड्रिकल पार्ट पे कोई स्मॉल एरिया हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे अगर स्मॉल एरिया ले लेते हैं तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E3 इस डायरेक्शन में होगी और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, DA। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों के कारण निकलने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर लें तो इसके द्वारा हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो अब देखो इस यहाँ पे E1 और E2 इन दोनों के कारण कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वक्रीय पृष्ठ S1 व S2 के कारण कोई भी वैद्युत फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं? D phi E इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कितना होता है? E इंटू DA और इसका वैल्यू होता है EDA cos थीटा। तो अगर हमको S1 और S3 S2 से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालना हो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन ऑफ D phi E, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं S1 प्लस S2, है ना? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ D phi E ओवर H1 प्लस H2। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हम लोग क्या करेंगे? E1 DA cos 90 प्लस E2 DA cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, तो ये होल अमाउंट क्या होगा? 0 होगा। यानी कि S1 और S2 से कोई भी वैद्युत फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठ S3 के कारण। तो सतह पृष्ठीय भाग S3 के कारण S3 के अल्प भाग के कारण S3 के कारण निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? यहाँ पे अगर हम लोग हैं D phi E, तो D phi E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा E3 इंटू DA, E3 DA यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो D phi E को हम लोग E मान लेते हैं, यहाँ पे E DA, ये स्मॉल पार्ट के कारण हो गया। अतः वक्रीय भाग S3 के संपूर्ण पृष्ठ के कारण
पृष्ठ के कारण निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसको हम लोग कर सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई ओवर एस थ्री। एस थ्री का क्या करेंगे? एस थ्री के लिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इसका वैल्यू क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम लोग पुट करेंगे ई डी ए, और इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ओवर एस3 ई डी ए कॉस 0 डिग्री। इनके बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए एस3। ठीक, अब देखो ई यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ई का भी वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो ई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा ई सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर एस3, यानी कि इस वक्री भाग का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी बेलन का वक्री क्षेत्रफल क्या होता है? वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RL होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये ई इंटू 2 पाई RL, यानी कि फाई ई इक्वल्स टू हो गया ई इंटू 2 पाई RL। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। और गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या पढ़े हैं? गॉस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हमको क्यू का वैल्यू दिया नहीं है, बट लैम्डा का वैल्यू हमको दिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्यू का वैल्यू निकालें तो क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा फाई इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मिलाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमको ई इंटू 2 पाई RL इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा? E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R। यही हमारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यानी कि E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R। यहाँ पे इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? E इक्वल्स टू, अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R। तो हमको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, 9 इंटू 10 पावर 9। इसको रख करके इसका वैल्यू हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या क्लियर होता है? यहाँ से हमको क्लियर होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। यानी कि अनंत लंबाई के किसी चालक तार के कारण उससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आवेश घनत्व पे और दूरी पर निर्भर करता है। आवेश घनत्व ज्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और दूरी अगर ज्यादा होगी तो वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो ये गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा, और आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।